मेरा नाम तनु है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे चाचा जी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाती। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज्यादा भयानक थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और ये जान सकती थी कि आखिर चाचा जी आधी रात को छत पर करते क्या है। हर बार चाची जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी। और कभी कभी तो मुझे चाची जी पर हैरत होती थी कि कैसे वो चाचा जी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात चाची जी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ियों की तक पहुंच गई थी। मेरे चाचा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की प्रिया को लेकर छत पर चले गए और अब वो पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में चाचा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे चाचा जी पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर चाचा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के बाल ही क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। ना चाची जी कभी खुद छत पर जाती और ना लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि चाचा जी प्रिया के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चाची जी की तेज आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीरे आवाज में बात करने वाली चाची जी की पहली बार मैंने ऐसी आवाज सुनी थी कि मेरी जान ही निकल गई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे मार ही डालेगी। वो गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए चाची से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर चाची जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो कि आज प्रिया अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने चाचा का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे चाचा ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पापा के मरने के बाद से तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है और एक तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चाचा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वो काम करें तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसीलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारी शिकायत करूंगी। चाची जी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि चाचा जी तो वैसे ही मुझे डर लगता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में चाची जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फौरन ही चाची जी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। चाची जी ने मुझे नरमी से कहा, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, और मैंने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि आखिर चाचा जी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि वो किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जबकि गांव के दूसरे नाई जो बीच चौराहे पर कुर्सी डालकर बैठा रहता था, वो अपने आधे गांव के लोगों के बाल उतारता था। उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की जरूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे चाचा जी अलग तरह के नाई थे। दूसरों के चाचा तो अपनी भतीजी से लाड़ प्यार करते थे, मगर मेरे चाचा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 14 साल की थी और इतनी कम उम्र में
में मेरे चाचा जी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ, और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी चाचा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे चाचा जी पर बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन चाचा जी तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था। इतना ही अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वो बाल काटा करते थे, और वो भी हमारी घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वो घर पर ही पड़े रहते और मुझ पर नजर रखते थे। मेरे पापा बहुत पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, इसीलिए जिम्मेदारी मेरे चाचा जी के कंधों पर ही थी, और इसी वजह से चाचा मुझ पर अपना पूरा हक जमाते थे। ऐसा नहीं था कि चाचा जी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वो तो एक शादीशुदा आदमी थे, और उनकी शादी को 6 साल होने वाले थे। चाची जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी डरी सहमी सी रहती थी, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी, और चाचा जी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। उन्हें चाचा जी से डर नहीं लगता था, जबकि चाची जी चाचा जी से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि चुपचाप से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि शादी के 6 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी, और वो चाचा जी को औलाद न दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने चाचा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे चाचा जी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे चाचा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वो तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वो भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई कि चाचा ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि चाचा जी को किसी लड़की के बाल काटते देखूंगी, लेकिन उनका तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते, और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में ये मशहूर था कि चाचा जी जिस लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है, उसका नसीब जाग जाता है, और उस लड़की की शादी अच्छी जगह पर हो जाती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को चाचा जी के पास भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि चाचा जी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वो भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि चाचा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते, तो चाची जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती और किसी को छत पर न जाने देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी चाचा जी के पास लाया गया। ये सोचकर मैं खुश हो गई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि चाचा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरा समय वो क्लास में शांत बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी कि वो बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसीलिए वो अपनी माँ के कहने पर शांत बैठी होगी। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 13 साल की प्रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी, और क्लास में सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही होगी, पर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। कुछ वक्त तो यही सिलसिला चलता ही रहा। मैंने कई बार चोरी छुपके छत पर जाने की कोशिश भी की, पर हर बार चाची जी आगे आ जाती थी, या फिर माँ ही मुझे डांट देती कि अपने चाचा जी के काम में दखलंदाजी ना किया करो। तुम्हारे चाचा जी ने ही तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारा पेट पाला है। अगर वो तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी,
जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में चाचा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहते। यहाँ तक कि अपनी शादी के बाद भी उन्होंने मेरे और माँ के खर्चे में कभी कोई कमी नहीं रखी थी, बल्कि वो तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते और चाची जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई एतराज नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बैठाती थी। सारे गांव वाले भी चाचा जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि चाचा जी नर्म मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है, क्योंकि वो खुद भी औलाद है, इसीलिए वो औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सोची तो मुझे भी ये बात सच ही लगी कि अगर चाचा जी का साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा की जिंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने चाची जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा चाचा जी के काम में टोक नहीं लगाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर चाची चाचा जी से शिकायत कर देती तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। चाचा जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। महीने में 1 या 2 लड़की बालिग होकर हमारे घर पर आ जाती और चाचा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। चाची जी सीढ़ियों के पास ही रहती और 2 घंटे के बाद जब वो लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो चाचा जी उसके काफी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफी अजीब सी होती। जब एक रात में आंगन में आई और चाचा जी को सीढ़ियां उतरते हुए देखा तो चाचा जी का हुलिया बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उनकी सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। चाचा जी हमेशा सफेद रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वो बहुत हाँफते कांपते सीढ़ियां उतरे थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थके हों। फिर मुझे याद आया कि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और वो चाची जी को भी कमरे में जाने नहीं देते थे। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद चाचा जी इतना कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। हमेशा की तरह अगले दिन चाची कमरे से बाहर थी और चाचा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने चाची जी को दुपट्टे में छुप छुप कर आंसू बहाते देखा। ये पहली बार था जब मैंने चाची जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं भागकर चाची जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ चाची जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर चाची जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाची जी रो रही थी। उन्हें रोता देख मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चाचा जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे चाचा जी से और नफरत का एहसास हो रहा था कि शायद ये चाचा जी ही थे जिनकी वजह से चाची जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं चाचा चाची जी पर नज़र रखने लगी। जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती और अगले दिन मेरी चाची जी मुझे छुप छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे चाचा के हाथों तेरी किस्मत भी चमक जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए चाचा जी के हवाले कर रही थी। 14 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं ये सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं कटवाऊंगी। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा, क्या तू नहीं जानती कि तेरे चाचा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तेरे चाचा जी ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां
तेरे चाचा जी के हवाले करके नहीं जाते? जब वो तेरे चाचा जी के इस काम से इतना फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने चाचा जी को बुलाया और चाचा जी से कहा कि आज की रात तुम्हें अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। ये सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे, क्या अपनी तनु भी बालिग हो गई है? माँ ने हंसकर कहा, हाँ, अब तनु की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें, और अगर इसके बालों पर तुम्हारा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। ये कहकर माँ ने मुझे चाचा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने चाचा जी से मिन्नत की कि वो मेरे बाल न काटे, क्योंकि मैं गंजी नजर नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद चाचा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद चाचा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान ही निकल गई, और फिर जैसे ही चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा जी ने मुझे अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि चाचा जी ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि चाचा जी के आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि चाचा जी क्यों रो रहे हैं। काफी देर के बाद जब चाचा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, और फिर चाचा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वो रोते हुए कहने लगे, तनु, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। चाचा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन चाचा जी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चाचा से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? चाचा जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि चाचा जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर माँ चाचा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो चाचा जी चाची के कदमों में बैठकर रो रहे थे और चाची जी से माफ़ी मांग रहे थे। चाची जी भी सिसक कर रो रही थी, और ये सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद चाचा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा कांप उठी कि ये कैसे मुमकिन था कि मेरे चाचा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चाचा जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। चाचा जी गांव के चौधरी के खास नाई थे और वो सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याश तरह के आदमी थे। वो उनकी फितरत चाचा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चाचा जी की मजबूरी थी कि उन्हें ये नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने चाचा जी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि चाचा के हाथ में जादू है और वो जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की जमीन भी फलने फूलने लगी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि चाचा जी उनके बालों पर हाथ फेरते थे। सारे गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती थी, और गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर चौधरी साहब ने अपने खास नौकर के जरिए ये बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने ये सब क्यों किया। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया और ये भी कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, और फिर जब गांव वाले ये सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता, और बदले में चौधरी साहब मुझे हजारों रुपए देते थे। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी चाची से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने ये राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं, और ये जानकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था, और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था, और आज तक मैं उसके इस खेल का शिकार हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ
अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई। इसीलिए चौधरी साहब ने ये खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब ये नई लड़की बालिग हुई है और वो उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई न कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली पर बुला लिया करते थे। और गांव की हर बालिग लड़की उनकी गंदगी का शिकार बनी थी और तुम्हारी चाची भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी चाची ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त मैं पूरी तरह चौधरी साहब के काम में फंस चुका था। चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने ये बात खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। बस इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम नहीं छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी। मैं जानता था कि उसकी नज़र कितनी गंदी और खराब है। तुम्हारी चाची बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं। इसीलिए वो छुप छुप कर रोया करती थी और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि इस गंदे काम में मैं शामिल नहीं होना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास सफ़ेद रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो, ताकि लोगों को लगे कि वाकई में तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ महीने बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इस तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर चौधरी साहब को ये खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता था कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। चाचा जी की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगे। हमें तो इस चीज की खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसीलिए उन्हें भी चौधरी साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो चाचा जी का अपने ऊपर नजर रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि चाचा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, जो कि मुझे चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे। चाचा जी ने हमसे वादा किया कि वो गांव की किसी भी लड़कियों की बर्बादी का जरिया नहीं बनेंगे। चाचा जी ने हमें कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख कर जाऊंगा, जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। वो खामोशी से गांव वालों को ये बात अच्छे से समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माँ, चाचा और चाची जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। चाचा जी ने कदम बढ़ाया था, इसीलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। चाचा ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा खत लिखा, जिसमें सारी बातें लिख दी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक ये खबर ना पहुंचाए कि वो अब जवान हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद जब स्कूल आती तो वो किस तरह डरी, सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यूं लगा था कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन ये राज तो अब खुला था कि वो चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे चाचा, जिन्हें मैं गलत समझती थी, दरअसल वो खुद भी तकलीफ का शिकार थे। और जब हम ये गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे चाचा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते। शहरी लोगों को चाहिए कि वो देहातों में पढ़ाई लिखाई के सिलसिलों को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले वाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़
कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।